नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण की। एक दर्शक जिनका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1997 और समय है 1:40 AM, जगह है पानीपत। बहुत दिनों से इनका क्वेश्चन आ रहा था और पूर्व में भी इनके 1-2 प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। कहूंगा आपसे कि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर दें या आपकी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण हम अवश्य करें। तो अगर इनकी जन्म पत्रिका पर हम विचार करें तो हम तो जैसा कि मेरी आदत है कि मैं थोड़ा थोड़ा सभी पहलुओं को बताते चलता हूं, पर जो इनका मुख्य प्रश्न है वह यह है कि क्या इनके भाग्य में सरकारी नौकरी है क्या, और अगर है तो इतनी बाधा क्यों आ रही है। अच्छा, एक बात कार्यक्रम के शुरू में ही स्पष्ट कर दूं। देखिए, हम सभी का प्रारब्ध, हम सभी का भाग्य अलग अलग होता है। अगर हमें अपनी जन्म कुंडली में कुछ श्रेष्ठ राजयोग दिखें तो हमें बहुत ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और अगर हमें कुछ दुर्योग दिखें, कुछ नकारात्मक चीजें दिखें तो बहुत ज्यादा मायूस नहीं होना चाहिए, सम स्थिति में आना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि यह जन्म कुंडली का भाग्य भाव है और यह पराक्रम भाव है। पराक्रम के ठीक सामने भाग्य है। यह इंगित करता है, यह इशारा करता है कि अपने कर्म से, अपने पराक्रम से चीजों को बहुत हद तक अपने फेवर में कर सकते हैं, पूजा पाठ से, मंत्र साधना से, जो कि मैं बताऊंगा आगे। तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, वह कुछ ना कुछ तो पा ही लेता है। आइए चलते हैं इनकी जन्म पत्रिका की तरफ और देखते हैं कि इनकी जन्म पत्रिका क्या इशारा कर रही है। तो देखिए, इनका जो लग्न है यह मीन लग्न की इनकी पत्रिका है। इनकी जो राशि है वृषभ राशि है। इनका जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। साथ ही जो नक्षत्र स्वामी है वह शुक्र है और लग्न नक्षत्र स्वामी शनि है। मीन लग्न एक द्विस्वभाव लग्न और जल तत्व का लग्न, जो कि भावुकता को दर्शाता है, कोमलता को दर्शाता है। और मीन लग्न के जो जातक होते हैं वह सहृदय होते हैं। साथ ही जो मीन लग्न के जातक होते हैं उनकी सोच समाज कल्याण की होती है और वह चाहते हैं कि समाज में सभी का कल्याण हो, यानी एक बहुत अच्छी सोच, आदर्श, भावना प्रधान और सबके हित में कार्य करने वाले होते हैं। क्योंकि गुरु का लग्न है और राशि वृषभ, राशि शुक्र की, यह स्थिर राशि है। जहां लग्न द्विस्वभाव वही राशि स्थिर, यानी लग्न कुछ और इशारा कर रहा है, राशि कुछ और इशारा कर रही है। राशि आपकी जो राशि है वृषभ राशि, यह ठहराव की राशि है, स्थिरता की राशि है। यह राशि ग्राउंड रियलिटीज को बड़ा बेहतर जानती है, आप भी जानते हैं क्योंकि आपकी यह राशि है। साथ ही जो यह राशि है यह फैशन की समझ बहुत अच्छी रखती है। फाइनेंशियल मैटर्स में इनकी जो सूझबूझ होती है वह लाजवाब होती है। बचत की प्रवृत्ति रखते हैं ये लोग, तो आपके अंदर भी ये गुण विद्यमान है। अच्छा, रोहिणी नक्षत्र है आपका, तो रोहिणी नक्षत्र होने की वजह से आप चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखने की आदत, बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने की आकांक्षा और तमाम सुख सुविधाओं की आकांक्षा आपके मन में सदैव व्याप्त रहती है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया आपके लग्न का, राशि का और नक्षत्र का। आपके प्रश्न पर आऊंगा मैं, लेकिन उससे पूर्व कुछ जो आपकी जन्म कुंडली में कुछ अच्छे योग बने हैं, दुर्योग बने हैं, उनको समझते हैं। तो लग्न मीन, और लग्न कितने अंश का, तो लग्न है 10 अंश पर बलवान है। लग्न में शनि बैठे हैं
23 अंश के शनि वृद्धावस्था के ग्रह हैं और 23 अंश पे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान की बात नहीं है। पर शनि स्वामी कहाँ के? शनि स्वामी हैं दशम माफ कीजिएगा 11 के और 12वें भाव के। 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी शनि लग्न में बैठे हैं और वही लग्नेश गुरु और साथ ही साथ दशमेश गुरु, लग्नेश भी हैं और दशमेश भी हैं, नीच के होकर के कहाँ बैठे हैं? लाभ भाव में। विचारणीय तथ्य यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में परिवर्तन राजयोग बन रहा है और बहुत ही श्रेष्ठतम परिवर्तन योग बना। लग्नेश बैठे हैं एकादश में और एकादशेश बैठे हैं लग्न में, यानी लग्नेश और एकादशेश का परिवर्तन। परंतु यहां पर गुरु नीच के हैं, लेकिन इस परिवर्तन की वजह से निशुभंग राजयोग का सृजन हो रहा है। और आपने कहा कि बाधा क्यों आ रही है? अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं या आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो देखिए यहां भी एक उदाहरण मिल गया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैंने हमेशा कहा है कि जिनकी पत्रिका में निशुभंग राजयोग होगा उन्हें संघर्ष तो करना पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा और तब कर व्यक्ति सोना बनेगा, तब कर निखरेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन जब सफलता की चमक होगी वह लाजवाब होगी, जबरदस्त होगी, दूसरों को चमत्कृत कर देने वाली होगी। अब यहां पर लग्नेश और एकादशेश का यह परिवर्तन आपके जीवन में भी परिवर्तन लेकर के आएगा, परंतु जबरदस्त परीक्षा के बाद, जबरदस्त संघर्ष के बाद बहुत बार ऐसा होगा कि आप थक जाएंगे, सब्र का बांध टूट जाएगा, लगेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु यही वह समय है जब आपको धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़ना है, धैर्य और संयम का दामन थामे रखना है। तो ये बहुत ही बेहतर स्थिति। परंतु यहीं पर केतु हैं एक अंश के, शनि और केतु की यह स्थिति शापित दोष का निर्माण कर रही है। स्वास्थ्य बाधा भी आपको यदा कदा अवश्य ही परेशान करेगी। खास करके अभी तो खैर आपकी जो आयु है कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उम्र के पड़ाव को पार करेंगे आपको हड्डियों से संबंधित समस्याएं जो है वह परेशान करेंगी। साथ ही आपको कई बार मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं भी परेशान करेंगी, क्योंकि जब केतु लग्न में होते हैं तो मैंने देखा है कि व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं या व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता या एक डिसीजन पर स्थिर नहीं रह पाता, ये चीजें भी दृष्टिगोचर होती है। तो यहां पर शनि और केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में स्थित है बुध, दूसरे भाव का स्वामी है मंगल। बुध स्वामी कहाँ कहाँ के इस लग्न में? तो बुध स्वामी है चतुर्थ के और सप्तम के, यानी सुखेश का धन में जाना और सप्तमेश का धन में जाना। विवाह के बाद धन प्राप्ति का मार्ग खुलेगा, परंतु यहां से अगर हम काउंट करें तो 7, 8, सप्तमेश अपने से अष्टम में है, तो विवाह के बाद मानसिक और शारीरिक परेशानी भी आपकी बढ़ेगी। बुध यहाँ वाणी भाव में है पर 29 अंश के हैं, अंश बल में कमजोर हैं। नहीं तो बुध यहाँ वाणी भाव के कारक बुध है और वाणी भाव में ही स्थित है, तो वाणी तो आपकी लाजवाब, दूसरों को कन्विंस करने में आप माहिर, लेकिन जितना फायदा आपको होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा सोचने वाले, घर परिवार के लिए त्याग करने वाले और घर को आप एक सूत्र में बांध कर चलने वाले होंगे, यानी जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को आप जुड़े रखना चाहेंगे। जिम्मेदारियों का निर्वहन आप बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पर जो है सुखेश का धन में जाना एक अच्छी स्थिति, परंतु जो यहाँ के स्वामी है कौन? यहाँ के स्वामी है मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल बैठे हैं आपके कहा, किस भाव में? सप्तम भाव में। अब यहां भी एक परिवर्तन, धनेश का और सप्तमेश का। यह परिवर्तन क्या दर्शाता है? यह परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन है। यह परिवर्तन दर्शाता है कि विवाह के बाद आपके लाभ के मार्ग जो है प्रशस्त होंगे, विवाह के बाद आपका धन का मार्ग जो है वह प्रशस्त होगा, या कहीं ना कहीं जो आपकी जीवन साथी होंगी वह धन कमाने वाली होंगी। ये स्थितियां भी यहाँ से दृष्टिगोचर हो रही हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि मंगल यहाँ 0 अंश पर है और बुध 29 अंश पर है। परिवर्तन राजयुक्त लगा, पर ग्रहों की जो अंश बल में कमजोरी है उसकी वजह से लाभ मिलने में आपको विलंब होगा।
तो वहीं मंगल और राहु के सप्तम भाव में स्थित होने की वजह से अंगारक दोष का भी सृजन हुआ, और अंगारक दोष के सृजन की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में मुझे परेशानी दिख रही है। या तो आपके स्वयं के द्वारा निर्मित होगी या किसी और के द्वारा, या संदेहास्पद स्थितियां उत्पन्न करा दी जाएंगी, या किसी और के द्वारा मनमुटाव करा दिया जाएगा। कुछ न कुछ ये संभावनाएं जो है ये दृष्टिगोचर हो रही है, क्योंकि जब राहु सप्तम में होते हैं स्पेशली मंगल के द्वारा, तो ईगो प्रॉब्लम या किसी बाहरी शख्स के द्वारा आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी, या शक के द्वारा, संदेह के द्वारा शादीशुदा जिंदगी में अनमन की स्थिति भी अवश्य ही दृष्टिगोचर हो रही है। बढ़ते हैं तीसरे भाव पे। सूर्य और चंद्रमा, अमावस्या का देखिए जन्म है आपका, और चंद्रमा उच्च के हैं, लेकिन उच्च के होकर के भी बहुत लाभ नहीं दे पाएंगे। और चंद्रमा स्वामी कहाँ के हैं? चंद्रमा स्वामी है पंचम भाव के, यानी शिक्षा भाव के, संतान भाव के स्वामी आपके पराक्रम में तो चले गए, लेकिन वहां पर वह अस्त हो गए। और ये अमावस्या का जन्म, भले ही चंद्रमा उच्च के हो, पर अमावस्या के होने की वजह से चंद्रमा क्षीण बली है, माता से आपको, माता जी के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। तो वहीं कहीं ना कहीं यह स्थिति दर्शाता है कि शिक्षा में रुकावट रही है, या फिर शिक्षा का जो पर्याप्त लाभ आपको मिलना चाहिए वह लाभ आपको जीवन में अभी तक मिल पाया नहीं है। यहाँ पर सूर्य भी है, पर सूर्य यहाँ पे छठे भाव के स्वामी है, और सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में है, तो इदा कदा शत्रुओं के द्वारा भी आपको परेशानी, लेकिन आप अपने पराक्रम से शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेंगे। शुक्र की अगर स्थिति पर नजर जाए अगर मेरी, तो शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में अकारक ग्रह है, क्योंकि तृतीय के स्वामी है और अष्टम के स्वामी है। परंतु शुक्र चतुर्थ भाव में ही बहुत अच्छी स्थिति, और शुक्र जो है एक उपजय भाव के स्वामी है। शुक्र कहीं ना कहीं अपनी दिशा अंतर्दिशा में धन अवश्य ही प्रदान करेंगे, लेकिन शुक्र यहाँ पर जो है 7 अंश पर है, ठीक 5-6 अंश के ऊपर ग्रह अपना फल देने लग जाते हैं, परंतु फिर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। शुक्र की जो दशम भाव पर दृष्टि है यह कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठ है, परंतु यहाँ शुक्र अवश्य कर देंगे कि भूमि भवन वाहन के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, आपको ये सुख आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो ही आपको सेंट, फूल इत्यादि के भी ये शौकीन बना देंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा और लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी अच्छी होगी। आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में आपकी गणना की जाएगी। यहाँ पर कम से कम ये शुक्र तो यहाँ दर्शा रहे हैं। यहाँ हो गया, शुक्र को हमने समझ लिया। अब भाग्येश मंगल अगर यहाँ है शून्य अंश पर, तो वहीं दशमेश की बात होगी। लगभग हमने सभी ग्रहों का एक चर्चा कर लिया। अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आ जाता हूं और फिर हम बात करेंगे उपाय पर और क्या सावधानियां आपको अपने जीवन में रखनी चाहिए। तो देखिए, बाधा क्यों आ रही है, अब हम इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब भी हम जन्मपत्रिका का विचार करते हैं तो हालांकि 12 भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन खास करके लग्न, लग्नेश, पंचम पंचमेश, नवम नवमेश, दशम दशमेश, ये कुंडली के धुरी हैं। अगर व्यक्ति को सफल होना है तो इनका रोल बहुत बढ़ जाता है। बाकी भाव भी हैं, बिना धनेश के आप धन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, धनेश लाभेश का भी संबंध होना चाहिए, पराक्रम आपसे पराक्रम कराएंगे। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि ये सभी कहीं ना कहीं आपकी जो है गड़बड़ स्थिति में। परंतु मैंने शुरू में ही कह दिया है कि निराश नहीं होना, हर चीज का उपाय है, रिमेडी है। अब देखिए, लग्न पर बाद में आऊंगा। भाग्य भाव के स्वामी अगर भाग्य साथ होना तो कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं, परंतु अगर भाग्य प्रतिकूल हो तो सरल से सरल काम भी अत्यंत दुष्कर, अत्यंत कठिन लगने लगता है। आपके साथ यहां पर यही तो हो रहा है। भाग्येश मंगल कहां बैठे हैं? सप्तम में। यह इस बात की तरफ इशारा तो है कि विवाह के बाद भाग्य में बदलाव, लेकिन कैसे? यह मंगल शून्य अंश पे है, तो एक तो नवमेश का जो बल है वह कमजोर हुआ। दूसरी बात है कि यहां पर मंगल राहु के प्रभाव में है, यानी भाग्येश पर राहु का प्रभाव, जो कि राहु बाधक बन रहे हैं। तो यहां पर यह आपके भाग्य की स्थिति को थोड़ा सा कमजोर कर रही है ये। और यहां के जो स्वामी हैं सप्तम के, जहां मंगल बैठे हैं, वह भी भले ही दृष्ट तो है मंगल से, लेकिन 29 अंश में, तो बहुत ज्यादा बल उनमें भी नहीं। अब आते हैं दशम, मान सम्मान का भाव
सरकारी नौकरी का भाव, राज्य सुख का भाव, कर्म का भाव, इन सभी भाव को दशम भाव के स्वामी दर्शाते हैं। और आपके लग्नेश और दशमेश एक ही ग्रह है, कौन? देवगुरु बृहस्पति। किस राशि पर है? मकर राशि पर, नीच के है। हालांकि नीच तो भंग है, परंतु मैंने क्या कहा कि नीच भंग की सूरत में भी संघर्ष करना पड़ेगा। और 28 अंश पे है, 28 अंश पर होकर के, हालांकि आपकी जन्म पत्रिका में ये अमात्य कारक, मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि अमात्य कारक है। बुध आपके आत्मकारक हो गए, ये अमात्य कारक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये आपको सफल कराएंगे काफी संघर्ष के बाद। शिक्षा के क्षेत्र में या लेक्चरशिप में आपके सरकारी नौकरी लगेगी। यदि आप किसी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको, या बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप जल्दी सफल हो सकते हैं क्योंकि गुरु यहाँ अमात्य कारक हो रहे हैं। तो अब देखिए, अब मैंने क्या कहा कि आपके भाग्य भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव। अब क्या राहु का प्रभाव गुरु पर भी है क्या? चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 बिल्कुल है। यानी दशम भाव के स्वामी पर भी राहु की दृष्टि जा रही है। यानी राहु ने भाग्य भाव के स्वामी को ही प्रभावित किया और दशम भाव के स्वामी को भी प्रभावित किया। और दशम भाव पर दृष्टि किसकी जा रही है? दशम भाव पर दृष्टि जा रही है शनि की। और शनि विलंब के कारक हैं। शनि की दशम दृष्टि आपके कार्मिक क्षेत्र पर जा रही है, जो कहीं ना कहीं कार्मिक क्षेत्र में विलंब करा रही है। तो वहीं आपके भाग्येश पर भी तो शनि की दृष्टि जा रही है। शनि यहां पर स्थित होकर के मंगल को देख रहे हैं। यानी नवमेश और दशमेश दोनों पर शनि और राहु का प्रभाव है, जो कि आपके जीवन के संघर्षों को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं, शिक्षा और बुद्धि भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, उन पर भी राहु की दृष्टि जा रही है। 7 8 9 यानी पंचमेश को भी राहु प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकारी नौकरी के कारक सूर्य को भी राहु प्रभावित कर रहे हैं। राहु की दृष्टि जा रही है। तो वहीं सूर्य और चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि जा रही है। 1 2 3 यानी जो आपके प्रमुख भाव हैं, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, इन सभी पर शनि और राहु का प्रभाव है। और जब शनि और राहु का प्रभाव होता है तो निसंदेह जीवन में संघर्ष तो बढ़ता ही है। आसानी से देखिए कुछ मिलता नहीं। कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म का ही आपका कुछ दोष है, जिसे प्रारब्ध हम कर सकते हैं कि आपको आपके जो अधिकांश जो शुभ भाव हैं या उनके स्वामी हैं, ये कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में चले गए। श्रापित दोष बना, अंगारक दोष बना, ये कुछ दोष बने आपकी पत्रिका में। लेकिन चंद्रमा से अगर देखा जाए तो 7 8 9 10 चंद्रमा से नवम में जो है 7 8 9 चंद्रमा से नवम में गुरु है, जो कि आपके भाग्य को बली करेंगे। चंद्र कुंडली से जो है कहीं ना कहीं एक ये स्थिति मुझे अच्छी दिख रही है। दूसरा क्या है कि चंद्रमा से आपके 12वें भाव में बुध है, जो कि आपके व्यय कारक है। बहुत ज्यादा आपको व्यय जीवन में कराएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि चंद्रमा और सूर्य पर लग्नेश की भी दृष्टि जा रही है, जो कहीं ना कहीं यह इशारा कर रही है कि देर सवेरा अपने कार्य में सफल होंगे। तो देखिए, अच्छा अब अगर बात की जाए महादशा की, तो जो वर्तमान महादशा है वह राहु की चल रही है। और महादशा चल कब से रही है? तो 9 नवंबर 2010 से जो कि 8 नवंबर 2028 तक चलेगी। और राहु आपकी जन्म पत्रिका में है, हालांकि बैठे कन्या राशि पर है, लेकिन बल नहीं है राहु में। और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते। अगर एक कन्या के राहु दशम में हो, तृतीय में हो, छठे में हो, एकादश में हो, तो उसका फल कुछ और आता है। तो राहु की महादशा तक आपके जीवन में संघर्ष है, लेकिन गुरु की महादशा से आपके जीवन में उत्थान है, क्योंकि गुरु परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि जब गुरु की महादशा प्रारंभ होगी तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आना प्रारंभ होगा। अब गुरु की महादशा कब से प्रारंभ होगी? तो गुरु की महादशा आपके प्रारंभ होगी 2028 के बाद से, जब राहु खत्म हो जाएंगे। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय आपको, क्योंकि आपकी समस्या शनि और राहु से है, तो आप शिव जी की शरण में जाएं और हनुमान जी की शरण में जाएं, माँ दुर्गा की शरण में जाएं। खूब मन लगा करके माँ दुर्गा, शिव जी और हनुमान जी की आप पूजा, उपासना, आराधना करें, आपको लाभ होगा। ओम नमः शिवाय की एक माला, हनुमान चालीसा और सब श्लोक की दुर्गा माँ का 108 नाम,
ये तो आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल कर ही लें। फिर आपके जो ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जो कि आपकी बाधा आपको इन ग्रहों से आ रहा है, वह दूर होगा। साथ ही आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। फिर जब आपकी गुरु की महादशा प्रारंभ होगी तो गुरु की महादशा में कहीं ना कहीं आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई देगा। अभी वर्तमान में राहु में शुक्र चल रहा है, हालांकि राहु और शुक्र मित्र है, पर शुक्र अकारक है, तो बहुत ज्यादा लाभ की संभावना इस समय में तो दिखाई नहीं दे रही है। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना, हमारे दर्शक इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया और मैं इनके स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं और साथ ही मेरे परिवार के तमाम सदस्य यानी आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की मैं कामना करता हूं और परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। कहूंगा आपसे कि यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर के चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। अभी के लिए इतना ही, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।